गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के जिला दर्शन लाइव क्लास में, और साथ के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल RW स्टेट एग्जाम पर। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा अपना हाल चाल, कैसे आप लोग हैं, और मेरे बच्चों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, दीपक, प्रमोद, पारुल, चलेगा बच्चों, स्टार्ट करें फिर सेशन को। देखिएगा, अभी तक मैं आप लोगों को 13 जिले पढ़ा चुका हूं, और जैसा आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। तो बाकी बचे हुए जिलों को भी मेरे बच्चों हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और आज का जो हमारा जिला रहने वाला है वो रहने वाला है बड़ा प्यारा सा जिला है, और इस जिले के लोग भी बड़े प्यारे हैं। नाम है इसका रेवाड़ी जिला। अहिरवाल क्षेत्र है मेरे बच्चों, यादवों का क्षेत्र है। तो ये होगा आपका जिला रेवाड़ी। 4 जिले एक साथ अस्तित्व में आए थे, और उन 4 जिलों में बच्चों कैथल हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज बारी किसकी है? रेवाड़ी जिले की बारी है। रेवाड़ी जिले को यदि आप हरियाणा के मानचित्र के ऊपर देखोगे बच्चों, तो आपको रेवाड़ी जो नजर आएगा वो बिल्कुल महेंद्रगढ़ के साथ लगता नजर आएगा। महेंद्रगढ़ के साथ लगता आपको क्या आएगा? ये नजर आएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ के साथ लगता आपको ये नजर आएगा। इसी को हम रेवाड़ी बोलते हैं। बच्चों, रेवाड़ी के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है ये भी आप अच्छे से देख रहे होंगे कि रेवाड़ी के साथ एक तो सीमा बना रहा है जिससे रेवाड़ी अलग हुआ है, और रेवाड़ी अलग हुआ है बच्चों किससे? सर, महेंद्रगढ़ से। तो रेवाड़ी जो जिला बना था बच्चों, वो किससे अलग होकर बना था? महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। एक मेरे बच्चों ये जो रेवाड़ी है ये आपको नजर आएगा किसके साथ सीमा बनाता हुआ? गुरुग्राम के साथ। गुरुग्राम के साथ। ऊपर से मेरे बच्चों जज्जर इस साइड से ये दादरी के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है, और थोड़ा सा इसका भाग जो है वो नू के साथ भी लगता है। तो ये आपका रेवाड़ी दूसरे अन्य हरियाणा के जिलों के साथ क्या बना रहा है मेरे बच्चों? सीमा बना रहा है। अब हम बात करते हैं रेवाड़ी की सबसे पहले स्थिति की, कि हरियाणा के मानचित्र के ऊपर यदि हम रेवाड़ी को देखते हैं तो वो हमें कौन सी दिशा में नजर आता है? वो नजर आएगा मेरे बच्चों दक्षिण पूर्व के अंदर। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में, क्योंकि दक्षिण के अंदर कौन आ जाता है? महेंद्रगढ़ आ जाता है, और दक्षिण के अंदर महेंद्रगढ़ आ जाता है। तो मेरे बच्चों दक्षिण से राइट हैंड साइड की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी पूर्व होगी। तो बीच वाला इलाका क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा। स्थिति के बाद हम बात करते हैं अस्तित्व की। सर जी, अस्तित्व जो है इसका एक जिले के रूप में कब? तो बच्चों हमने बात की थी 1 नवंबर 1989, और 1 नवंबर 1989 को ये अलग किससे किया गया था बच्चों? महेंद्रगढ़ से अलग किया गया था। तो कौन सा जिला किससे अलग हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे ऑप्शन बदलेंगे, ऑप्शन बदलने के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा मेरे बच्चों। क्योंकि जीके के अंदर जैसा किताब में लिख दिया गया, जरूरी नहीं कि ऐसा ही आपको पेपर के अंदर ऑप्शन में मिले। तो ऑप्शन एग्जामिनर बदल सकता है, और ऑप्शन बदलते ही आपको भी बदलना आना चाहिए। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे ना, वो कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। कौन थे बच्चों? चौधरी देवीलाल। अस्तित्व 1 नवंबर 1989। तो हम बात करें कि रेवाड़ी के पास जो एरिया है वो कितना है, तो आप सभी जानते हैं 1594 वर्ग किलोमीटर के अंदर रेवाड़ी जिला बच्चों फैला हुआ है। क्षेत्रफल के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है जनसंख्या और लोगों की संख्या हमें देखनी है, तो लोगों को काउंट करना पड़ेगा, और लोगों को काउंट करना जनगणना कहलाता है। और आज से पहले लोगों को काउंट किया गया था 2011 में। बच्चों 2011 की जनगणना के आधार पर जो मैंने आपको बताए थे कि हरियाणा के अंदर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 6 जिले थे, तो उन 6 जिलों के अंदर मेरे बच्चों आपका रेवाड़ी जिला भी शामिल रहा था। रेवाड़ी जिला भी शामिल रहा था। ठीक है।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सारे की सारी बातें बताऊंगा भाई, ठीक है। राहुल गौतम एक एक बात बताऊंगा, एक भी मेरे भीतर नहीं रखूंगा बात, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे वैसे चलो, ठीक है ना। हाँ, ऐसे उंगली पे नचाने वाला काम नहीं बच्चों की, मैं पूछ रहा हूं पहले ये बताओ, फिर दूसरा बोलेगा मैं पूछ रहा हूं पहले ये बताओ। अरे मेरे को सारी की सारी बातें आती हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, एक एक चीज मैं आपको बता के चलूंगा। बस जैसे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे पीछे पीछे आते रहो। आगे भागने की कोशिश करोगे तो पंचकुला की शक्ल तुम नहीं देख पाओगे फिर, ठीक है। तो पीछे पीछे आप आते रहो, बहुत अच्छे जगह आपको ले जाऊंगा मैं। हरियाणा जीके के अंदर एक एक चीज को क्लियर करके चलेंगे। जनसंख्या 10 लाख से कम। उसके बाद मेरे बच्चों बात कर लेते हैं गुरुजी यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा तुम पेशेंस रखो, अभी तो हमने हरियाणा जीके पढ़नी स्टार्ट की है, अभी तो हरियाणा जीके में बहुत चीजें बाकी है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे चैप्टर भी मैं बताऊंगा कि आपने आज तक पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है ना। पढ़ना तो दूर की बात है, देखे ही नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे भी चैप्टर है हरियाणा जीके के अंदर, क्योंकि जितना किताबों में लिख दिया गया इतनी ही थोड़ी हरियाणा जीके है। हरियाणा जीके समुद्र है मेरे बच्चों, तो बिल्कुल समुद्र की तली में से मैं तुम्हें दर्शन करा करा के लेके आऊंगा, टेंशन मत लो तुम। विधानसभा क्षेत्र जो है वो 3 है, और 3 कौन से हैं? रेवाड़ी है, कैस कौन, कैस कौन, रेवाड़ी। रेवाड़ी के बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मेरे बच्चों बावल, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कोसली। तो ये 3 विधानसभा क्षेत्र याद रखने हैं सभी को, ठीक है। विधायक वगैरह याद रखने की जरूरत है नहीं। रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव जीते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों यहां से विधायक नहीं पूछने वाला तुमसे। बात करते हैं तहसील की कि तहसील कितनी है। तो तहसील है मेरे बच्चों यहां पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 ही तहसील हैं। तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों कि जो विधानसभा क्षेत्र हैं वही क्या होंगी? तहसील होंगी रेवाड़ी जिले की। एक होगा रेवाड़ी, दूसरा होगा बावल, तीसरा क्या होगा मेरे बच्चों? कोसली, तीसरा क्या होगा? कोसली होगा। तहसील 3 है, लेकिन यहाँ पर उप तहसील क्या है? ज्यादा है। जैसे फरीदाबाद जिले में हमने पढ़ा था ना, फरीदाबाद के अंदर मेरे बच्चों हमने तहसील कम पढ़ी थी और उप तहसील क्या पढ़ी थी? ज्यादा पढ़ी थी। तो यहाँ पर उप तहसील कितनी है? बिल्कुल। विधानसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर आरक्षित कौन सा होगा मेरे बच्चों? ये जो बावल है ना, ये बावल, बावल आपको ध्यान रखना है रेवाड़ी जिले का कैसा विधानसभा क्षेत्र होगा? सर जी ये आरक्षित विधानसभा क्षेत्र होगा, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र होगा, ठीक है। गुरुजी हम तो रेवाड़ी से ही हैं, आप लोग रेवाड़ी से हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बात कर लेते हैं फिर हम रेवाड़ी के अंदर उप तहसील की। मेरे बच्चों रेवाड़ी के अंदर जो उप तहसील है ना वो कितनी है? उप तहसील है सर 5। सर जी 5 उप तहसील कौन सी हैं? तो ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पलहावास, तो पूछा जाएगा पलहावास कौन से जिले की उप तहसील है? तो रेवाड़ी वालों को तो पता है पल्लावास का, लेकिन अंबाला वालों को नहीं पता ये पल्लावास कहाँ पड़ता है। तो अंबाला साइड के हैं, हिसार साइड के हैं, पता होना चाहिए पल्लावास रेवाड़ी की उप तहसील है। दूसरे नंबर पे मेरे बच्चों मनेठी, मनेठी उप तहसील है। तीसरी जो उप तहसील होगी यहां पर वो होगी नाहड़। कौन सी होगी? नाहड़। चौथी जो उप तहसील होगी मेरे बच्चों वो होगी दारूहेड़ा। कौन सी होगी? दारूहेड़ा। तो यहाँ पर 5 उप तहसील हैं। ना आरक्षित सीट क्या हुआ है भाई? बताइए एक बार भाई रईस, ना आरक्षित सीट क्या हुआ है? पहली बार आया है कि क्लास में है भाई?
आरक्षित सीट का नहीं पता। जिस तरीके से समाज में आरक्षण है, आरक्षण से आरक्षित शब्द बना है, ठीक है। तो जिस तरीके से समाज में आरक्षण है, और आरक्षण समाज में ही नहीं हर जगह आरक्षण है। तुम कॉलेज में एडमिशन लेने चले जाओ वहां पर भी आरक्षण है, तुम नौकरी लेने चले जाओ वहां पर भी आरक्षण है। बच्चों जब सारी की सारी चीजों में आरक्षण है, पेड़ पौधों में भी आरक्षण है, वहां पर भी हम आरक्षित वन पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों जहां पर भी आप जाओगे वहां तुम्हें आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण फिर राजनीति में भी है। राजनीति में आरक्षण का मतलब है कि हरियाणा के अंदर 90 में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां से रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट ही बच्चों खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट वहां से खड़ा नहीं हो सकता। जो फिक्स कर दिया गया है उसी को आरक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो कम से कम 17 जो मेरे बच्चों विधायक होंगे वो शेड्यूल कास्ट के होंगे ही होंगे विधानसभा के अंदर। 17 से ज्यादा हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन वहां पर मेरे बच्चों आपको 15 नहीं नजर आएंगे, क्योंकि फिक्स कर दिया गया है ये क्राइटेरिया, और उसी को हम बोलते हैं आरक्षित। क्या बोलते हैं? आरक्षित, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं मेरे भाई, इतनी बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि आरक्षण क्या होता है। डहीना, तो 5वीं जो उप तहसील है वो कौन सी है गुरुजी? डहीना है। उप तहसील के बाद मेरे बच्चों बात कर लेते हैं कि रेवाड़ी के संस्थापक कौन रहे हैं। रेवाड़ी के संस्थापक कौन रहे हैं? तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है करमपाल। करमपाल के द्वारा बच्चों इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है। रेवाड़ी के संस्थापक के बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों कि रेवाड़ी का जो नामकरण हुआ है वो किस कारण हुआ है। नामकरण, रेवाड़ी के आगे बच्चों जो ये रेवा है ना, ये रेवा बलराम की पत्नी है, और बलराम की जो पत्नी है रेवा, उसके पिता का नाम था राजा रेवत, और राजा रेवत की एक पुत्री जिसको रेवती बोलते थे, और उसी रेवती को प्यार से घर में रेवा रेवा बोला जाता था। जब रेवा बड़ी हो जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों रेवा की शादी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ कर दी जाती है, और बलराम के साथ जब शादी की गई तो राजा रेवत ने अपनी पुत्री की शादी में बच्चों दहेज के रूप में ये सारा का सारा क्षेत्र बलराम को देने का काम किया था, और दहेज में मिले हुए क्षेत्र को बलराम ने अपनी राजधानी बनाया था। तो बलराम की राजधानी हरियाणा का कौन सा क्षेत्र हुआ है? वो ये रेवाड़ी क्षेत्र हुआ है। तो इसका जो नामकरण है ना वो मेरे बच्चों राजा रेवत की पुत्री रेवा के नाम पर हुआ है। तो राजा रेवत हुए हैं महाभारत काल में, और राजा रेवत की पुत्री हुई है रेवा। राजा रेवत की पुत्री रेवती हम बोल सकते हैं या रेवा हम बोल सकते हैं, तो रेवती या रेवा के नाम पर, रेवती या रेवा के नाम पर मेरे बच्चों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो रेवाड़ी है सर, इसको रेवाड़ी के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी कि इसके उपनाम क्या क्या हैं मेरे बच्चों। एक तो इसे हम बोलते हैं सैनिकों का शहर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सैनिक लगते हैं हरियाणा के अंदर वो कौन से जिले से लगते हैं मेरे बच्चों? रेवाड़ी से लगते हैं। तो सैनिकों का शहर किसे बोलते हैं? रेवाड़ी को। लेकिन रेवाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक लगते हैं, जिलों का मैं जिक्र करूं तो रेवाड़ी के अंदर कौन सी जगह है बच्चों जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती होते हैं भारतीय सेनाओं में? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आप लोग कि हमने हरियाणा के अंदर तो बात कर ली कि सबसे ज्यादा जो सैनिक लगते हैं सर वो रेवाड़ी जिले से लगते हैं, लेकिन रेवाड़ी जिले के अंदर कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती होते हैं? बिल्कुल उस जगह का नाम है कोसली। क्या है बच्चों? कोसली। तो रेवाड़ी जिले का कोसली क्षेत्र सैनिकों के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा रेवाड़ी जिले में कोसली से ही सैनिक बच्चों भर्ती हुए हैं, ठीक है बच्चों। सैनिकों का शहर इसे बोलते हैं। दूसरा इसे क्या बोलते हैं कि सैनिक होते हैं वीर, तो इसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीरों की भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों ब्रास सिटी। ब्रास सिटी बोलते हैं। ब्रास सिटी के साथ साथ इसे पित्तल नगरी बोलते हैं। तांबे और कांसे के बर्तनों के लिए जाना जाता है मेरे बच्चों ये, तो इसे हम बर्तनों का शहर भी बोलते हैं। बर्तनों का शहर भी बोलते हैं। आप ये भी याद रखना कि पित्तल नगरी रेवाड़ी को भी कहा जाता है, और रेवाड़ी के साथ साथ यमुना नगर के जगाधरी को भी
जगाधरी को भी मेरे बच्चों कहा जाता है पित्तल नगरी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने बताया था कि इस रेवाड़ी को हम भारत का इजराइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भारत का इजराइल भी इसे कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत का इजराइल किसे कहा जाता है? आप बोलेंगे भारत का इजराइल जो कहा जाता है ना, वो रेवाड़ी को कहा जाता है, ठीक है। अहीरवाल क्षेत्र है रेवाड़ी, तो इसे अहीरवाल का लंदन या अहीरवाल की राजधानी, अहीरवाल की राजधानी भी कहा जाता है। तो इतिहास के अंदर भी हम यदि पन्ने पलट के देखें तो अहीरों की राजधानी बच्चों जो रहा है वो रेवाड़ी रहा है। और अहीरवाल जो क्षेत्र बच्चा पूछ रहा था मेरे से, वो बड़ा क्षेत्र इतिहास के अंदर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी रहा है। तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये सारा का सारा अहीरवाल क्षेत्र के नाम से जाना गया, जहां पर यादव लोग मेरे बच्चों आप लोगों को ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है, ज्यादा नजर आएंगे। तो अहीरवाल का मतलब होता है यादव लोगों वाला क्षेत्र, यादव लोगों वाला क्षेत्र अहीरवाल होता है। राजपूतों का स्थान राजस्थान होता है, उसका नाम राजस्थान इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां राजपूत ज्यादा रहते हैं। और जहां पर मेरे बच्चों, जहां पर गुज्जर ज्यादा रहते हैं तो गुज्जरों की भूमि गुजरात है। क्या है? गुजरात है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी स्पीड बहुत कम है। गुड़िया मशीन नहीं है, हम मशीन नहीं है, इंसान है, ठीक है ना। आप लोगों के पढ़ने की स्पीड भी कम होनी चाहिए। अब ये थोड़ी है कि मैं मोटरसाइकिल हूं तो मेरे ऊपर बैठ के घुमा देगी तो मैं तेज भाग पड़ूंगा, फिर कम कर देगी मैं आराम से हो जाऊंगा, है ना। हाँ, मोटरसाइकिल थोड़ी हूं कि तो मेरे ऊपर बैठ बैठ के दौड़ाती रहेगी। आराम आराम से पढ़ाई है, आराम से आती है। +2 करने में तेरे को 12 साल लगे, होती तो तू 2 महीने में भी कर सकती थी, है ना। 2 महीने में नहीं की ना तूने +2, पूरे 12 साल क्यों लगाए? क्योंकि लगेंगे 12 साल। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ो बस। चलेगा भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर उपनामों के बाद किसकी बात करें? सर जी उद्योगों की बात कर लेते हैं, ठीक है। उद्योगों की बात करते हैं। कई तो ये समझते हैं कि घर में बैठे बैठे ना सामने वाला मशीन है, बस फटाफट इसको मैं बोल दूं और रेल बना दे हर चीज की, चाहे हमारे दिमाग में पल्ले पड़े या ना पड़े, लेकिन सामने वाले की रेल बनवा दे। लेकिन मेरे बच्चों अपने साथ तो ऐसा होने वाला है नहीं, बिल्कुल मजे मजे में पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ाता हूं मैं तो। और आराम आराम से पढ़ पढ़ के ही मैंने इतना सीखा है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। मेरे बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा उद्योग है? यहाँ पर गुरुजी, यहाँ पर बर्तन उद्योग है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। और बर्तन भी कौन से? पित्तल के, पित्तल और कांसे के, तांबे के। तो पित्तल तांबा बर्तन उद्योग, तो बहुत बर्तन यहाँ पर बनते हैं, पित्तल तांबा बर्तन उद्योग। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तिल्ला जुत्ती उद्योग। कौन सा उद्योग है? तिल्ला जुत्ती उद्योग है। तीसरे नंबर पे मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग स्थापित किया गया था। हीरो होंडा, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। और मेरे बच्चों ये जो उद्योग है ना, ये कहाँ स्थापित किया गया था? दारूहेड़ा के अंदर। और दारूहेड़ा कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। बच्चों हम बात करें तो इस हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की स्थापना 1984 के अंदर की गई थी। स्थापना 1984 के अंदर की गई थी। और 1984 में इसको स्थापित किया था ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने,
जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर, तो ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के द्वारा इसे स्थापित किया गया। 2010-11 के अंदर दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग हुई। अब हीरो अलग है, होंडा अलग है। अब इसे हीरो मोटोकॉर्प के नाम से मेरे बच्चों पुकारा जाता है। लेकिन सबसे पहले ये कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? दारूएड़ा के अंदर। इसके बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक और मोटरसाइकिल यहां पर बनता था, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन आपने देखा होगा, लाखों की बाइक ये आती है बच्चों, अमेरिका की कंपनी हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन ये यहाँ पर अपने हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर बच्चों इतना महंगा मोटरसाइकिल बनाती थी। और ये हार्ले डेविडसन अमेरिका की कंपनी जो थी ना, इसने अपना पहला प्लांट यहीं पे लगाया था उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत का पहला प्लांट था मेरे बच्चों इस कंपनी का। और उत्तर भारत का पहला जो ये प्लांट है ना, ये मेरे बच्चों लगाया था बावल के अंदर। कहाँ लगाया था? बावल के अंदर। और बावल कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। लेकिन जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो लोगों की स्थिति को समझ चुकी थी ये कंपनी अमेरिका की कि अब लोगों के पास स्प्लेंडर चलाने के पैसे नहीं बचेंगे, तो हार्ले डेविडसन कहां से खरीदेंगे? तो कंपनी ने मेरे बच्चों समय रहते अपना पूरा का पूरा जो सामान है ना, वो समेटने का काम किया। और ये अब प्लांट क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। बिल्कुल कोरोना के बाद मेरे बच्चों ये बंद आपका हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बड़े बड़े उद्योग हैं, यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग बहुत सारे मिलेंगे। एक मेरे बच्चों यहाँ पर अमूल मिल्क प्लांट है। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल मिल्क प्लांट। और ये भी मेरे बच्चों कहाँ है गुरुजी? दारूहेड़ा के अंदर है। अमूल मिल्क प्लांट कहाँ है सर जी? दारूहेड़ा के अंदर अमूल मिल्क प्लांट है। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योगों में मेरे बच्चों यही आपको ध्यान रखने हैं। और मेन ये जाना जाता है तांबे पित्तल कांसे के बर्तनों के लिए, तिल्ला जुत्ती के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा और संस्थान। शिक्षा और संस्थान मेरे बच्चों, शिक्षा और संस्थान में हम बात करें तो यहां पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी। मेरे बच्चों इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ है गुरुजी? मीरपुर के अंदर है। और मीरपुर पड़ता है रेवाड़ी के अंदर गांव, मीरपुर रेवाड़ी के अंदर। बच्चों ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट आपसे पूछ ली जाए तो इसकी जो स्थापना है वो मेरे बच्चों 2013 के अंदर हुई थी, 2013 में। ठीक है ना बच्चों, स्थापना से पहले यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी का एक सैटेलाइट कैंपस हुआ करता था। तो एमडी यूनिवर्सिटी जो रोहतक है उसके 2 सैटेलाइट कैंपस पहले हुआ करते थे। एक सैटेलाइट कैंपस गुड़गांव के अंदर और दूसरा सैटेलाइट कैंपस आपका ये मीरपुर गांव के अंदर था। और इसी सैटेलाइट कैंपस को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के सीएम हुआ करते थे 2013 के अंदर। और ये है मेरे बच्चों इंदिरा गांधी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी। दूसरा जो है बच्चों यहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो रेवाड़ी वालों फटाफट बताओ जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है रेवाड़ी जिले का? एक बार सारे के सारे रेवाड़ी के बच्चे बताएंगे मेरे को कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना वो कहाँ है रेवाड़ी जिले का। बच्चों यहाँ पर सैनिक स्कूल भी है, यहाँ पर सैनिक स्कूल भी है। और ये सैनिक स्कूल हरियाणा के अंदर दूसरा सैनिक स्कूल है मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा सैनिक स्कूल हरियाणा का कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो 2008 के अंदर बच्चों की गई थी। कब की गई थी? 2008 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर की बात बता दी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना गुरुजी वो रेवाड़ी के निचाना गांव में है बच्चों। कौन से गांव के अंदर है? निचाना गांव। अभी तक हमने जितने जिले पढ़े हैं हर जिले के अंदर मैंने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय भी पढ़ाया है। तो बच्चों वो जवाहर नवोदय विद्यालय आप लोगों के याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में वो पूछा जाता है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल पहला था कुंजपुरा करनाल के अंदर 1961 के अंदर। दूसरा सैनिक स्कूल है बच्चों रेवाड़ी के अंदर 2008 में। और तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो जज्जर के मातेनहेल गांव के अंदर मेरे बच्चों बन रहा है। मातेनहेल के अंदर वो बन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ और कौन सा संस्थान है? यहाँ राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट है। राजकीय फुटवियर
फुटवियर का मतलब है मेरे बच्चों पैरों में पहने जाने वाले जूते कैसे बनेंगे, ये पढ़ाया सिखाया जाता है। तो राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट आपसे पूछ ले कि कहाँ है, तो आप बोलेंगे रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर एचएयू का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पर एचएयू जो हिसार है बच्चों, उसका एक रीजनल रिसर्च सेंटर भी है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। उसे हम क्या बोलते हैं, आरआरसी बोलते हैं, रीजनल रिसर्च सेंटर। और ये कहाँ है मेरे बच्चों, बावल के अंदर है, बावल रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, हम बात करें तो यहाँ पर हरियाणा का पहला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, हरियाणा का प्रथम कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हरियाणा का पहला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे कोई पूछ ले तो कहाँ बोलोगे आप, सर जी हम बोल देंगे पहला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना वो मीरपुर के अंदर है। कहाँ है, मीरपुर के अंदर है मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल बच्चों हम बात करते हैं तो पर्यटन स्थलों में एक तो यहां पर मकबरा है जिसको बोलते हैं तुर्कियावास के मकबरे, तुर्कियावास के मकबरे याद रख लेंगे। ठीक है, तुर्कियावास रेवाड़ी के अंदर है ये तुर्कियावास के मकबरे। एक यहां मस्जिद याद रख लेंगे, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसका एक सेनापति था इब्राहिम बारह हजारी, जो रेवाड़ी के अंदर विद्रोह को दबाने के लिए गया था और वहीं पर मेरे बच्चों मारा गया था। तो बाद में इसके सम्मान में एक मस्जिद बनवा दी गई, इसको बोलते हैं इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इब्राहिम बारह हजारी जिसके नाम पे ये मस्जिद है, इसका परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जब कुतुबुद्दीन गद्दी के ऊपर बैठते हैं तो मेरे बच्चों इनके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हरियाणा में होते हैं, और रेवाड़ी का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए मेरे बच्चों इब्राहिम बारह हजारी को भेजा गया था। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नंद सरोवर है, नंद सरोवर है मेरे बच्चों, नंद सरोवर है। और इस नंद सरोवर का जो निर्माण है ना वो किसने करवाया था, नंदराम अहीर ने, नंदराम अहीर। तो नंदराम अहीर के द्वारा इस सरोवर का निर्माण करवाया गया था। मेरे बच्चों हम बात करें तो इसी सरोवर के किनारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने विश्व की पहली गौशाला का उद्घाटन भी किया था। तो विश्व की पहली गौशाला मेरे बच्चों कहाँ स्थापित की गई थी, विश्व की पहली गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बच्चों रेवाड़ी के अंदर स्थापित की गई थी, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती को रेवाड़ी बुलाने का जो मेरे बच्चों प्रस्ताव भेजा था वो राव युधिष्ठिर ने भेजा था। और राव युधिष्ठिर के अनुरोध पर स्वामी दयानंद सरस्वती जब यहाँ आते हैं तो इस सरोवर के किनारे एक तिनका उठाकर मेरे बच्चों एक गौशाला की नींव रखने का काम करते हैं। तो वो सरोवर कौन सा है जहां पर विश्व की पहली गौशाला की नींव रखी गई थी, वो आपका नंद सरोवर है। मेरे बच्चों नंद सरोवर के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर बाग वाला तालाब भी है, बाग वाला तालाब भी है। हीरा सिंह के द्वारा इस तालाब का निर्माण मेरे बच्चों करवाया गया था। बाग वाला तालाब के बाद हम बात करेंगे और यहाँ क्या है, राव तेज सिंह का तालाब भी है बच्चों, राव तेज सिंह का तालाब भी कहाँ है गुरुजी, रेवाड़ी के अंदर है। यहाँ पर और क्या है मेरे बच्चों, रानी की ड्योढ़ी भी है। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल याद रख लेना, एक पर्यटन स्थल पक्का पूछा जाता है रेवाड़ी जिले से। यहाँ पर रानी की ड्योढ़ी भी है बच्चों, ठीक है ना। रानी की ड्योढ़ी कहाँ है, आप बोलेंगे सर जी ये पड़ती है रेवाड़ी के अंदर। इसके अलावा मेरे बच्चों हम बात करेंगे हेमू की हवेली है,
क्योंकि हेमू का जो जन्म है बच्चों वो रेवाड़ी में नहीं हुआ था, बल्कि हेमू का जन्म तो अलवर जिले के मातरी गांव में हुआ था। लेकिन जब हेमू 2 साल का था तो उनके पिताजी उनको लेकर मेरे बच्चों यहाँ आ गए थे रेवाड़ी के कौन से गांव के अंदर, कुतुबपुरा गांव के अंदर। और कुतुबपुरा गांव के अंदर ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, और यह गांव है रेवाड़ी जिले का। तो हेमू की हवेली बच्चों कौन से गांव में बनी हुई है, कुतुबपुरा गांव के अंदर। ठीक है, हम बात करें तो एक महल है मेरे बच्चों जिसे बोलते हैं रामपुरा महल। रामपुरा महल ये भी कहाँ है, रामपुरा के अंदर है। राव तुलाराम का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुरा के अंदर ही हुआ था मेरे बच्चों। रामपुरा रेवाड़ी के अंदर ही आता है। 1857 की क्रांति का महान योद्धा राव तुलाराम, उनका जन्म कहाँ हुआ था, गुरुजी रामपुरा के अंदर ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और यहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल है, गुरुजी यहाँ पर है सैंड पाइपर। सैंड पाइपर क्या है, पक्षी है, और पक्षियों के नाम पर हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा बहुत सारे पर्यटन स्थल स्थापित किए गए हैं। तो सैंड पाइपर कहाँ होगा, रेवाड़ी के अंदर होगा। और यहाँ कौन सा है, जंगल बबलर है मेरे बच्चों। जंगल बबलर भी क्या है, पक्षी है। और इस जंगल बबलर से मेरे बच्चों पर्यटन स्थल पेपर में पूछा गया कि जंगल बबलर जो पर्यटन स्थल है वो आपका हरियाणा के कौन से स्थान पर है। तो बच्चों जिला होगा रेवाड़ी, जगह होगी दारूहेड़ा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये रेवाड़ी के दारूहेड़ा के अंदर है। कहाँ है, रेवाड़ी के दारूहेड़ा के अंदर है मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मीटर खींच के चलो बच्चों, मीटर खींच के चलो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं मीटर खींच के आप लोग चलो। ढिल्ले मत पड़ो मेरे बच्चों, ढिल्ले नहीं पड़ना है बिल्कुल भी आप लोगों को। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सारे के सारे बच्चे जो है ना, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा यहां तक चीजें समझ में आ रखी है आप लोगों के, चलेगा। उसके बाद हम बात करें तो एक यहां पर किला याद रख लेना बच्चों, उसे हम बावल का किला बोलते हैं। ठीक है, एक आप यहां पर किला याद रख लेना, उसे हम क्या बोलेंगे सर जी, बावल का किला बोलेंगे, क्योंकि बावल जगह है। अब रेवाड़ी वाले तो बता देंगे, उनके लिए तो आसान है बावल बताना। अब सिरसा वाले, अंबाड़ा वाले, करनाल वाले हो सकता है उन्होंने बावल नाम ना सुना हो, तो इसे हम बावल का किला बोलते हैं। जैसे गोहाना का किला है, त्रावड़ी का किला है, हांसी का किला है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों कानोड़ का किला है, तो ये बावल का किला है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर एक आश्रम है जो पेपर में पूछा गया, भगवत भगवती आश्रम। भगवत भगवती आश्रम भी पेपर में पूछा गया कि भगवत भगवती जो आश्रम है ना वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे भगवत भगवती आश्रम भी यहीं पर है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर एक और किला याद रख लेना, गोकलगढ़ का किला। तो देख लीजिएगा कितने पर्यटन स्थल है यहाँ पर। गोकलगढ़ का किला भी कहाँ है गुरुजी, गोकलगढ़ का जो किला है ना ये गोकलगढ़ के अंदर रेवाड़ी में है। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ पर एक मस्जिद है, उसको बोलते हैं लाल मस्जिद। और इसी लाल मस्जिद को क्या कहा जाता है बच्चों, रेड मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड मस्जिद। सर जी ये रेड मस्जिद कब बनी थी, लाल मस्जिद हमने रोहतक में भी पढ़ी थी, उसका निर्माण 1939 के अंदर हुआ था। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में हुआ है। और 1570 ईस्वी में बच्चों गद्दी के ऊपर कौन बैठे थे, अकबर भाई साहब बैठे थे। तो अकबर के समय हरियाणा के अंदर कौन सी मस्जिद बनी, लाल मस्जिद। और कौन से जगह बनी, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, तो दो मस्जिद याद रख लेना, एक लाल मस्जिद यहाँ पर अकबर के समय 1570 ईस्वी में, और एक इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। शैलेंद्र कुमार, विक्की, रोहित, सुमन, मिस्टर सोनू सिंहमा, रोहित, देवांश, पारुल चौधरी, अभय, कोमू, विक्की, रितु, प्रीतम सिंह, फौजी, चौधरी, प्रीतम, ऑफिशियल, बली का बकरा, मीटर खींच के चलो। अच्छा ये तो बोल रहा है मीटर खींच के चलो, भाई मीटर तो खींचना पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल, इस आर लाइब्रेरी से सर जी हम जुड़े हुए हैं। मसाणी बांध भी है, बिल्कुल मसाणी बांध भी है मेरे बच्चों। यहाँ पर मसाणी बांध भी बता देता हूँ, चलो। मसाणी गांव है मेरे बच्चों रेवाड़ी जिले का, और वहीं पर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लोगों को आप
पीने का पानी उपलब्ध हो, एक बैराज बनाया गया साहिबी नदी के ऊपर। बच्चों ये जो मोरारजी देसाई अपने प्रधानमंत्री थे ना, मोरारजी देसाई अपने जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बैराज रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए शुरू करवाया था 1979 के अंदर, और इसको बनने में पूरे 10 साल लग गए थे। 1989 के अंदर ये बन के तैयार हुआ था। साहिबी नदी के ऊपर मेरे बच्चों ये बैराज या बांध जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंदिरों की। सर जी कौन कौन से मंदिर हैं? मंदिर तो आपने पढ़ाए ही नहीं। लो मेरे बच्चों, यहाँ पर मंदिर जो है ना वो एक ही मंदिर है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। पूछने लायक एक ही मंदिर है, नाम है उसका घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर मेरे बच्चों रेवाड़ी की शहर के बीचों बीच 3 मंजिला सफेद रंग का मंदिर है घंटेश्वर मंदिर। और घंटेश्वर मंदिर बच्चों किससे से संबंधित है? सनातन धर्म से संबंधित है। बताया जाता है कि सनातन धर्म के सारे देवी देवताओं की मूर्तियां जो है ना वो इस मंदिर के अंदर लगाई गई है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित होगा? सनातन धर्म से संबंधित होगा। सनातन धर्म से ये संबंधित होगा। बच्चों इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था ना वो अली बख्श नाम के एक सांगी ने करवाया था। निर्माण करवाया था अली बख्श ने। और बताया जाता है कि अली बख्श ने इस मंदिर को बनवाने के लिए गांव-गांव में सांग करने का काम किया था। और सांग और तमाशा के माध्यम से जो पैसा आता था, अली बख्श वो पूरा का पूरा पैसा इस मंदिर को बनाने में लगा देता था। तो बताइएगा कौन वो व्यक्ति था जिसने सांग और तमाशा के माध्यम से मेरे बच्चों धन इकट्ठा करके हरियाणा के अंदर घंटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मेरे बच्चों उसको आपका नाम ध्यान रखना है, अली बख्श। और अली बख्श को हम क्या बोलते हैं? हरियाणा लोक रंगमंच का पिता बोलते हैं। तो हरियाणा लोक रंगमंच का पिता कौन कहलाएगा? सर जी यही कहलाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सर जी स्वामी शारदानंद मंदिर। अब देखिएगा मंदिर ऐसे तो बहुत हैं भाई। ठीक है, अब रेवाड़ी के अंदर है, हर गांव में 2-3 बाबे मिलेंगे, तो हर बाबे के नाम पे मंदिर हम नहीं पढ़ सकते हैं और खत्म भी नहीं होंगे ऐसे तो, है ना। तो मेरे बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, जो आज से पहले पेपरों में आए हैं, क्योंकि 2016 से हरियाणा जीके के पेपर और हरियाणा जीके पेपरों में देख रहे हो, तो 2016 के बाद जो भी पेपर हुआ है वहां पर जो जो मंदिर पूछा गया होगा ना, तो वही मंदिर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक कितने पेपर हो चुके हैं। मंदिर के बाद बात कर लेते हैं मेले की। किसकी बात कर लेते हैं? मेले की। मेले में बच्चों याद रखेंगे बाबा सूरजगिरी का मेला। ये लो भाई, बाबा सूरजगिरी का मेला। एक आपको याद रख लेना है बाबा सैयद समाधि मेला, ये जोलरी गांव में लगता है। बाबा सैयद समाधि मेला। और आपसे कोई पूछ ले कि बाबा सैयद समाधि मेला कहाँ लगता है, तो मेरे बच्चों आप बोल देंगे जोलरी गांव के अंदर लगता है। कौन से गांव के अंदर? जोलरी गांव के अंदर। उसके बाद आपसे कोई पूछ ले कि बड़ा पीर का मेला कहाँ लगता है, तो रेवाड़ी में बताएंगे। एक है बोली माता का मेला, तो मेरे बच्चों बोली माता का जो मेला है वो कहाँ लगेगा? सर जी वो रेवाड़ी में लगेगा। तो ये 4 मेले आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, मेलों के बाद चर्चा कर लेते हैं किसकी? व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व की बच्चों चलेगा। व्यक्तित्व में हम बात करें तो यहां से कौन कौन आते हैं? तो व्यक्तित्व में मेरे बच्चों एक तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे राव बीरेंद्र सिंह, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हुए, राव बीरेंद्र सिंह नांगल पठानी गांव के अंदर पैदा हुए। मेरे बच्चों नांगल पठानी जो गांव है ना वो आपका रेवाड़ी जिले का गांव है। नांगल पठानी रेवाड़ी, नांगल पठानी रेवाड़ी। बच्चों राव बीरेंद्र सिंह के बारे में सारी बातें याद कर लेना।
पहली बात तो ये है कि ये हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रथम पुरुष स्पीकर। सन्नो देवी के बाद जो स्पीकर बने थे वो यही बने थे, ठीक है। और ये बने थे 17 मार्च को। 17 मार्च से लेके 23 मार्च तक ये स्पीकर रहे थे, 17 मार्च से लेके 23 मार्च। तो मेरे बच्चों हम बात करें तो सबसे छोटे कार्यकाल वाले स्पीकर भी कौन हुए हैं मेरे बच्चों, वो यही हुए हैं। सबसे कम कार्यकाल वाले स्पीकर। दूसरा आपको याद रख लेना है, ये हरियाणा के फिर सीएम बने, तो दूसरे सीएम बने, अपनी खुद की पार्टी से सीएम बने, तो बच्चों इनको बोलेंगे हम प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, क्योंकि भगवत दयाल शर्मा का तो संबंध कांग्रेस से था, तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और इसीलिए इन्हें हम बोलेंगे पहला गैर कांग्रेसी सीएम। बच्चों नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राव वीरेंद्र सिंह के बारे में कि इन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई थी वो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी। और इस पार्टी का विलय इन्होंने कर दिया था 23 सितंबर 1978 को कांग्रेस के अंदर। तो विशाल हरियाणा पार्टी के ये क्या हैं, संस्थापक हैं। और ये पार्टी हरियाणा की पहली रीजनल पार्टी है मेरे बच्चों, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, ध्यान रखेंगे, प्रथम क्षेत्रीय पार्टी। प्रथम क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा की कौन सी है, विशाल हरियाणा पार्टी, जिसके संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह हैं। और मेरे बच्चों इस पार्टी का जो सिंबल था वो क्या था, चमकता सूरज, या आप अकेला सूरज भी बोल सकते हो, क्योंकि सूरज तो चमकता है, बुझता सूरज तो कोई हो भी नहीं सकता। तो चमकता सूरज इस पार्टी का क्या होगा मेरे बच्चों, सिंबल होगा, ठीक है ना। राव वीरेंद्र सिंह जो है ये राव तुलाराम के वंशज माने गए हैं। किसके वंशज माने गए हैं कि राव तुलाराम के परिवार से ही आते हैं। राव तुलाराम के ये क्या हुए हैं मेरे बच्चों, वंशज हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे राव वीरेंद्र सिंह के बाद, राव वीरेंद्र सिंह के बाद मेरे बच्चों हम बात कर लेते हैं राव तुलाराम की ही बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के बड़े महान योद्धा, ठीक है, राव तुलाराम 9 दिसंबर 1825 को पैदा हुए थे मेरे बच्चों, ठीक है। 1825 को पैदा हुए थे रामपुरा गांव के अंदर। 9 दिसंबर 1825 को पैदा हुए रामपुरा गांव के अंदर। और रामपुरा गांव रेवाड़ी का ही गांव है जहां पर हमने पढ़ा था रामपुरा महल है। तो राव तुलाराम जो है मेरे बच्चों ये 1825 में पैदा हुए और आप सभी जानते हैं 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो जाती है पेचिश के कारण। कहां पर, काबुल के अंदर, काबुल के अंदर। 1857 की क्रांति का जब भी जिक्र होगा और हरियाणा के योद्धाओं का जिक्र होगा तो सबसे बड़े योद्धा क्रांति के राव तुलाराम थे। इनको हरियाणा का राजनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजनायक। और इन्हीं की मृत्यु के दिन मेरे बच्चों हरियाणा वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 सितंबर का दिन जिस दिन ये शहीद हुए थे हरियाणा वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है, नेक्स्ट जो शख्सियत है मेरे बच्चों वो है यहां पर कल्लन खां। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कौन आ गया कल्लन खां। मेरे बच्चों कल्लन खां जो है ना ये ख्याल गायक हुए हैं, ख्याल गायक, ठीक है ना। हाँ तो ख्याल गायक हुए हैं। और पहले वाले जो गायक है ना मेरे बच्चों उनका घराना होता था। गुडियानी गांव में पैदा हुए ये, गुडियानी गांव के अंदर पैदा हुए, रेवाड़ी जिले का गुडियानी गांव। और कल्लन खां बच्चों जिस घराने से थे वो घराना है मेवाती घराना। एक बार पेपर में यह भी पूछा गया कि कल्लन खां जो एक बहुत अच्छे गायक हुए हैं इनके गुरु कौन थे, तो मेरे बच्चों इनके गुरु थे होददू खां। तो कल्लन खां मेरे बच्चों किसके शिष्य थे, होददू खां के शिष्य थे, ठीक है। किसके शिष्य थे, होददू खां के मेरे बच्चों ये शिष्य थे, ठीक है। सर जी हिसार के इंपोर्टेंट विलेज कौन कौन से हैं, गुड़िया सारे ही इंपोर्टेंट हैं जितने याद हो जाएं। बाकी सिसाई गांव इंपोर्टेंट है, कवारी गांव इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा काजड़ा गांव इंपोर्टेंट है, किरमारा गांव इंपोर्टेंट है, डाया गांव इंपोर्टेंट है,
और मेरे बच्चों राखी गढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राखी गढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, सीसवाल गांव सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बच्चों, उसके बाद आ जाते हैं कल्लन खां के बाद बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त मेरे बच्चों जिस गांव में पैदा हुए कल्लन खां, उसी गांव में पैदा हुए बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ये भी कहां से आते हैं? गुड़ियानी से आते हैं। और गुड़ियानी कहाँ है? रेवाड़ी में। कौन थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त? मेरे बच्चों बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो थे ना, ये बहुत बड़े लेखक हुए हैं बच्चों, प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, संपादक हुए हैं, अखबार भी निकाले हैं इन्होंने, प्रसिद्ध लेखक और संपादक। सर जी इन्होंने कौन सी रचना लिखी? तो मेरे बच्चों ध्यान रख लेना, शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो इनकी क्या है मेरे बच्चों? प्रसिद्ध रचना रही है, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और कौन कौन सी शख्सियत। सर जी सादीलाल, सर सादीलाल यहां से आते हैं। सर सादीलाल कौन थे? जो शादी के बाद लाल हो गए थे। तो शादी के बाद लाल सारे ही हो जाते हैं, लेकिन इनका नाम ही सर सादीलाल। मेरे बच्चों सर सादीलाल जो है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। मेरे बच्चों भगत सिंह आप सभी जानते हैं, युवाओं के आइडल हैं भगत सिंह। बच्चों हम बात करें तो भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी और उनकी जो मेरे बच्चों केस चला था कोर्ट के अंदर, तो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले दो आदमी थे बच्चों। उन दो आदमियों में सादीलाल का नाम भी आता है। तो इन्होंने थोड़ी सी गद्दारी भी की थी, और थोड़ी क्या बहुत बड़ी गद्दारी की थी। और गद्दारी ये है कि इन्होंने भगत सिंह के खिलाफ मेरे बच्चों केस में गवाही देने का काम किया था। तो भगत सिंह के खिलाफ केस में गवाही देने वाले शख्स कोई और नहीं, रेवाड़ी से सादीलाल थे, और उन्हें फांसी की सजा मेरे बच्चों सुनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बड़ी आदमी कौन था मेरे बच्चों? यो लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये मुख्य न्यायाधीश थे बच्चों सादीलाल, और भगत सिंह के खिलाफ इन्होंने कोर्ट में गवाही देने का भी क्या किया था? काम किया था, ठीक है। और मेरे बच्चों बताया जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद मेरे बच्चों जब इनका अंतिम संस्कार करने के लिए शरीर गांव के अंदर लाया जाता है, तो गांव के किसी भी दुकानदार ने मेरे बच्चों इनको कफन तक देने का काम नहीं किया था। इनके जो बेटे थे जो इनके ऊपर कफन डालना चाहते थे, दुकान से जब कफन लेने के लिए जाते हैं तो लास्ट टाइम में मेरे बच्चों कफन भी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों के अंदर, लोगों के भीतर एक गुस्सा था कि हमारे भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला ये शख्स, इसको कफन भी नसीब ना होना चाहिए गांव का। तो मेरे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर सादीलाल हालांकि बड़े पद पे थे बच्चों। सादीलाल के बाद नेक्स्ट है संतोष यादव। संतोष यादव जोनियावास गांव की बेटी है, रेवाड़ी जिले के अंदर। जोनियावास गांव की बेटी है मेरे बच्चों, रेवाड़ी जिले के अंदर। और इन्होंने कारनामा क्या किया? लगातार 2 बार एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की है, बैक टू बैक, लगातार 2 बार, लगातार 2 बार एवरेस्ट फतेह। पहली बार मेरे बच्चों चढ़ाई की थी 1992 में, और दूसरी बार फिर 1993 में। जब एक बार चढ़ाई थी तो दूसरी बार पता नहीं क्यों गई थी, कुछ भूल आई होगी, है ना। हाँ हो सकता है कि पहली बार कुछ ना कुछ भूल आई हो मेरे बच्चों, इसलिए उसको लेने के लिए दूसरी बार चढ़ी हो। तो 92-93 के अंदर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, 92-93 के अंदर बच्चों, ठीक है। हाँ तो लगातार 2 बार एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय जो पर्वतारोही हैं वो कौन है? संतोष यादव हैं, संतोष यादव हैं। एक है मेरे बच्चों यहां से मोनिका सोनी। कौन है? मोनिका सोनी। मोनिका सोनी जो है ना मेरे बच्चों, लोग बताते हैं मोनिका सोनी के बारे में कि इसकी बहुत प्यारी आवाज है,
बहुत प्यारी आवाज है, और इतनी प्यारी आवाज है कि रेवाड़ी वाले लोगों ने इसका कंपैरिजन लता मंगेशकर के साथ कर दिया, और इसे बोलते हैं रेवाड़ी की लता मंगेशकर। रेवाड़ी की लता मंगेशकर कौन होगी? सर जी, रेवाड़ी की लता मंगेशकर। बताओ भाई रेवाड़ी वालों, इतनी प्यारी आवाज है क्या लता मंगेशकर जैसी, या तुम वैसे ही हवा में उछाल देते हो? तो एक बार फटाफट बताओ, जितने भी रेवाड़ी के जुड़े हुए हैं जिन्होंने इनका कोई गाना गुना सुना हो। है बच्चों, फटाफट बताओ भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया भाई। एक लड़की और है भाई, शर्मिला देवी। शर्मिला देवी, ठीक है, बहुत ही शर्मिली लड़की मिलेगी, इसलिए इसका नाम शर्मिला है। बहुत ही अच्छी लड़की है शर्मिला देवी। मेरे बच्चों, गुड़कावास गांव की बेटी है। गुड़कावास गांव की बेटी है। कौन से गांव की बेटी है? गुड़कावास। और गुड़कावास गांव की ये बेटी शर्मिला देवी, ये बच्चों हरियाणा रोडवेज के अंदर महिला कंडक्टर हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के अंदर पहली महिला जो बसों में टिकट काटती है बच्चों, वो रेवाड़ी के गुड़कावास गांव की शर्मिला देवी है। तो प्रथम महिला बस कंडक्टर, बस कंडक्टर। मेरे बच्चों, ड्राइवर जो पहली महिला है ना बस की, वो पंकजा देवी है सिरसा की। पंकजा देवी जो है वो पहली बस महिला ड्राइवर है। और कंडक्टर कौन है मेरे बच्चों? ये हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके अलावा और मैं तुम्हें बताऊं, बताने का तो मन मेरा बहुत कुछ है तुम लोगों को, लेकिन मेरे बच्चों समय पे बताता रहूंगा। जहां जितना जरूरी होगा वहां उतना ही बताता रहूंगा। अल्हड़ बीकानेरी, अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी जो है ये कौन है? ये बीकानेर में पैदा हुए। अब कई बालक नु कहोगे गुरुजी बीकानेर तो राजस्थान में है। अरे मेरे बच्चों, बीकानेर रेवाड़ी में भी गांव है, ठीक है। तो रेवाड़ी का एक गांव है बीकानेर, वहीं पे पैदा हुए हैं अल्हड़ बीकानेरी। तो यू बीकानेर राजस्थान वाला कौन है? यू बीकानेर अपना हरियाणा का रेवाड़ी वाला। और कौन था अल्हड़ बीकानेरी? मेरे बच्चों, हास्य रस का बेहतरीन कवि हुआ है। हास्य कवि हुए हैं अल्हड़ बीकानेरी, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अली बख्श मेरे बच्चों, जो बहुत बड़े सांगी हुए हैं, हरियाणा लोक रंगमंच के पिता इन्हें कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ साथ हेमू, हेमू उर्फ हेमचंद्र, जिन्होंने लड़ा था पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर के खिलाफ। लेकिन मेरे बच्चों, इस युद्ध के अंदर मारे गए थे हेमू, किसके हाथों? बैरम खां के हाथों। और बैरम खां ने जब इनका वध किया था, तो बच्चों जिस गांव के अंदर इनका सिर धड़ से अलग किया गया था, वो गांव सैदापुर गांव पानीपत का, और वहीं पर बनी हुई है हेमू की समाधि। तो हेमू की समाधि कहां है? पानीपत के अंदर सर हेमू की समाधि है। हेमू का जन्म कहां हुआ था? अलवर के मातरी गांव में हुआ था। और अब बच्चों, 2 साल के जब हेमू थे, 2 साल के जब हेमू थे, तो इनका परिवार कहाँ आ जाता है? आ जाता है गुरुजी कुतुबपुरा गांव के अंदर। कहाँ? कुतुबपुरा गांव के अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो इतनी सी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर जी, आप कहाँ से हो? क्या बात कर दी भाई तुमने, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ अभी तक यही नहीं पता। मेरा नाम तो पता होगा। यार तुम लोग तो मुंह पे ही बेइज्जती कर देते हो कि कईयों को तो नाम भी नहीं पता होगा। है बच्चों, गूगल के ऊपर जाके संदीप सिवाच लिखो, फिर तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। हाँ, तो गूगल के ऊपर जाके संदीप सिवाच लिखो, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं कहाँ से हूँ। चलेगा। मेरे बच्चों, बात करें हम तो यहां से बहुत सारे और क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी के अंदर ही सबसे पहली ट्रेन मेरे बच्चों आई थी दिल्ली से चल के। आप सभी जानते हैं 14 फरवरी 18
चलेगा बच्चों, अब आ गई होगी ना आवाज? हाँ, अब आ गई है ना आवाज? तो मैं आपको बता रहा था कि रेवाड़ी से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो 14 फरवरी 1873 को बच्चों दिल्ली और रेवाड़ी के बीच मीटर गेज के ऊपर चली थी। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो आपका रेवाड़ी है, और यहीं रेवाड़ी जंक्शन के ऊपर मेरे बच्चों भारत का सबसे पुराना बांप वाला इंजन फेरी क्वीन, जिसे परी रानी कहा जाता है, जो हरे रंग का इंजन है, जब आप रेवाड़ी जाओ देख भी लेना। और उस हरे रंग के इंजन को खड़ा करने के लिए जो एक जगह निर्धारित की गई है उसे हम रेलवे स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम बोलते हैं, लोको शेड बोलते हैं। और ये जो लोको शेड है, ये स्टीम म्यूजियम जो है मेरे बच्चों, वो 1893 के अंदर रेवाड़ी के अंदर बनाया गया था। ठीक है, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो युवा भर्ती होते हैं वो रेवाड़ी के कोसली से भर्ती होते हैं बच्चों। सबसे ज्यादा दिशाओं में जहां से रेल मार्ग निकलते हैं वो हरियाणा का रेवाड़ी जंक्शन ही है, और रेवाड़ी जंक्शन से बच्चों 7 दिशाओं में जो है ना वो क्या है, रेल मार्ग निकलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना सा ही करेंगे, बाकी रेवाड़ी जिले की बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और जो बातें बच जाएंगी वो धीरे धीरे आगे आगे बच्चों क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज हमने 14 जिलों को कवर कर लिया है, बचे हुए 8 जिलों को आगे आने वाले 8-10 दिन में कवर कर लेंगे। 22 के 22 जिलों की अच्छे से हो जाएगी रिवीजन। उसके बाद देखते हैं मेरे बच्चों, जो आपके लिए अच्छा होगा वो हर संभव सेशन में आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।